हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में देखेंगे। रियल नंबर के कंसेप्ट्स को आज हम पढ़ेंगे। अब रियल नंबर्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर हो, हम उन नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने यूज़ नहीं है वो सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रॉडली दो भागों में बांटा है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो आप जैसे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं जैसे 1, 2, 3/2, दीज ऑल आर रियल नंबर। ये सारे नंबर जिनकी वैल्यू रियल होती है, वास्तविक होती है, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इमेजनरी नंबर्स वो होते हैं जो कि जिसकी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -√3, तो इसमें क्या है, अंडर रूट में माइनस आ गया तो ये नंबर कैसा हो गया, इमेजनरी। अंडर रूट में नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके आगे माइनस साइन हो गया तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, इमेजनरी कहलाएंगे। और यही अगर मैं यहाँ लिख देती √3, तो √3 इज़ अ रियल नंबर। लेकिन अगर अंडर रूट -3 है, दैट मीन्स दैट इज़ अ इमेजनरी नंबर। और इन दोनों नंबर्स को, रियल और इमेजनरी को मिला के हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओवरऑल क्या होगा, ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अभी हम रियल और इमेजनरी की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अभी तो मैं चार्ट के हेल्प से समझा रही हूँ कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्दर हम रियल नंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब p/q की फॉर्म में है और जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं है, वो हो गए हमारे रेशनल नंबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 1, तो 1 कैसे रेशनल हुआ, ये p/q की फॉर्म में नहीं है। तो मैं आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता रही हूँ कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करें, जैसे 2 एक नंबर है, क्या ये रेशनल है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे। 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 के नीचे 1 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो ये किस फॉर्म में हो गया, p/q, और q की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है। तो q की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है 2, इट्स अ रेशनल नंबर। तो 2 भी क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। अब 3/4 किया तो ये p/q की फॉर्म में है, यहाँ q 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो ये तो हो गए रेशनल नंबर। रियल नंबर का सेकंड क्लासिफिकेशन है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। जैसे एग्जांपल है पाई और √3। जैसे अंडर रूट 3 निकालेंगे हम, तो इसका जब अंडर रूट लेंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, वो चलता रहता है अंडर रूट। तो इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर को और डिवाइड करेंगे इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है -∞ टू +∞। जैसे इंटीजर्स क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से शुरू होता है ये नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। यानी इसमें क्या आया, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और वो भी कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, -∞ से +∞ तक ये वेरी करता है, और बीच में 0 भी आता है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी इंटीजर्स कहाँ से हो गए, -∞ टू +∞। अब जब आप -1 के बाद आओगे तो 0 आएगा, फिर 1, 2, 3 शुरू होगा, तो इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। तो ये हमने किसका क्लासिफिकेशन किया, रेशनल नंबर का, कि वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं और फ्रैक्शन हो सकते हैं। फ्रैक्शन तो आपको पता है 3/4, 5/7, ये फ्रैक्शन है। ये जो मैं आपको अभी रेशनल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जैसे 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। 3/4 एक रेशनल नंबर है ही, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में है। तो हमने क्या कर लिया कि रेशनल नंबर के दो पार्ट्स कर लिए, रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट तो हो गया हमारा रेशनल नंबर का इंटीजर, और दूसरा हो गया फ्रैक्शन।
तो इंटीजर्स में तो हमने देखा -∞ टू +∞, सारे नंबर्स आ गए। और फ्रैक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन मतलब p/q की फॉर्म में जो भी है, 3/5, 2/3, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। और इंटीजर भी कैसे हुआ, रेशनल नंबर, जैसे हमने लिखा 2 + 2, तो 2 के नीचे हम 1 होता है मतलब, तो ये भी क्या आ गई, p/q फॉर्म आ गई, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। -2, तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन हमने देखा 2 पार्ट में हो गया, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स की मैंने आपको बता दी, -∞ से शुरू होते हैं और +∞ तक वेरी करते हैं। और फ्रैक्शन का उदाहरण है 3/4, 5/7, 2/3 एक्सेट्रा, जो p/q की फॉर्म में है। अब इंटीजर्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब देखो, इंटीजर में मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू होती है -∞ से +∞ के बीच में। अब अगर हम -∞ से -1 तक की वैल्यू को अलग कर लें और 0 से लेकर +∞ की वैल्यू को अलग कर लें, तो 2 पार्ट हो गए। तो उस आधार पे इंटीजर हो गए नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। इनको पॉजिटिव इंटीजर इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। जैसे इसको तो नाम दे दिया नेगेटिव इंटीजर, -∞ टू -1 को, लेकिन इसमें 0 नहीं आया। होल नंबर कहाँ से हो गए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर्स होती हैं। तो हमें ये पता चल गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। 0 से लेकर +∞ तक जो भी वैल्यू है डेट आर होल नंबर। अब होल नंबर का भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि होल नंबर भी अपने क्या हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे होल नंबर शुरू हुए हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको मैं 2 पार्ट में कर लूँ, कैसे करते हैं मैं इसको समझाती हूँ आपको। जैसे होल नंबर के लिए हम बोल रहे हैं कि होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। होल नंबर की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं इसके 2 पार्ट कर दूँ, 0 अलग लिख लूँ और 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक अदर लिख लो, दूसरे पार्ट में लिख लिया। तो जो ये होल नंबर का एक पार्ट तो हो गया, उस पार्ट को नाम दिया हमने 0, इसमें केवल एक वैल्यू होती है 0। और दूसरे पार्ट में क्या आ गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है इनका है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर के भी 2 पार्ट कर दिए, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ मैंने आपको यही बता रखा है, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी था, इसके 2 पार्ट हो गए, जीरोस और पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसके इवन नंबर और ऑड नंबर अलग कर सकते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इवन और ऑड को भी कर सकते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या हो गए, जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जिनका जो खुद से तो होते ही हैं, उसके अलावा अन्य नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, वो हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। लेकिन अभी आपको इतना डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपके जो टर्म काम में आएगी वो है रेशनल, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको इनकी एक डेफिनेशन बता देती हूँ। अब अभी मैंने आपको चार्ट बताया था कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं क्या, तो अब मैं रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है वो बता रही हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर्स। हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन है, ए नंबर डेट इज़ रेशनल और इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। एक्चुअल में रियल नंबर क्या है, जो डेली लाइफ में आप जितने भी नंबर यूज़ करते हो वो सब रियल नंबर है। रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या फिर नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो रियल नंबर की जो मेन डेफिनेशन है वो है, ए नंबर दैट इज़ रेशनल और इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर।
यानी रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स के हम एग्जांपल देखें तो मैंने आपको बताया कोई भी नंबर 2, 3, 5, 6, 7 ये रियल नंबर हो सकता है। इसके अलावा पाई के वैसे मैंने आपको भी इरेशनल नंबर बताया था। तो रियल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये वाला पार्ट, ये चीज़ क्या हो गई हमारी, ये तो हो गई। ये सब 2, पाई, √2, 1/6 दीज ऑल आर रियल नंबर्स। अब इसमें से कुछ रेशनल है नंबर्स और कुछ इरेशनल है, वह मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। और रियल नंबर के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि जो हमारा इमेजनरी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। रियल नंबर क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कि जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इस नंबर लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है 0। और फिर अगर अपन इधर राइट साइड की ओर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं 1, 2, 3 और कहाँ तक होता है ये, इन्फिनिटी तक होता है। अगर हम इधर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो ये होता है -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक होता है। तो इस तरीके से नंबर लाइन होती है। तो रियल नंबर को आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे अपन सपोज करें कि अपने को दिया जाए कि 1/2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो क्या होगा, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 1/2 को। 1/2 हमको दिख रहा है 0 और 1 के बीच में होगा, ये 1 से कम और 0 से ज़्यादा है ये नंबर, तो ये 0 और 1 के एग्जैक्टली बीच में होगा। तो ये नंबर क्या हो गया, 1/2। तो 1/2 क्या है, p/q की फॉर्म में है और इसमें q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हमने क्या कर दिया कि रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो रियल नंबर्स जो भी होते हैं उनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको सपोज कर लीजिए 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, 0 और 1/2 के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा अपना, 1/4 होगा। इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर के जो दो टाइप्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल, उनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, ए रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया थे क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू इंटीजर्स होती है। तो p और q दोनों इंटीजर्स हैं जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एग्जांपल के तौर पे 2/3 हमने लिया। सपोज करिए कि हमने लिया 2/3, ये किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है, कॉमन फैक्टर कट गया इनका, तो p/q की फॉर्म में है। यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो 2/3 क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर हो गया, इट्स अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या डेफिनेशन दी रेशनल नंबर की कि ये हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और जो p और q हैं ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अभी मैंने बताया था आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच की जो भी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। तो p2 भी इंटीजर है यहाँ पे और 3 भी इंटीजर है। तो ये हो गई अपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन। और रेशनल नंबर को हम क्लासिफाई करें तो एवरी इंटीजर एंड ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। इंटीजर क्या, इंटीजर्स जैसे मैं आपको बताया 2, -2, -3 ये सब इंटीजर्स हैं। इनको -2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, -2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 0.3,
मैंने लिखा 0.3, अब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है, तो ये क्या हो गया 3/10 हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मैंने बोला डेसिमल नंबर भी, फाइनाइट डेसिमल नंबर भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इन नेचर। रेशनल नंबर में को जब आप डिवाइड करते हो तो उनका जो डिवीज़न आता है p/q के फॉर्म में होते हैं। तो q से अगर p को डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी उसका कहीं ना कहीं एंड होता है, और या फिर उसमें डिजिट्स क्या होती हैं, रिपीट होती हैं पॉइंट के बाद। रेशनल नंबर्स हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटीजर्स और दूसरा होता है फ्रैक्शन। ये मैंने आपको भी चार्ट में बता ही दिया था। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इर्रेशनल नंबर की। अब अपन इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें। एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। ये p/q फॉर्म में नहीं होता। ऑल इर्रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इनका जो वैल्यू आती है वो टर्मिनेट नहीं होती, वो चलती रहती है वैल्यू, और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब और डिजिट्स रिपीट भी नहीं होती। जबकि रेशनल नंबर में क्या होता था कि जो वैल्यू होती थी वो टर्मिनेटिंग होती थी और रिपीटिंग होती थी। इसमें उल्टा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल है जैसे √3। तो √3 एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, पाई एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी डिजिट जो आती है ना डेसिमल के बाद, वो एंड नहीं होती है, वो टर्मिनेट नहीं होती है, एंड नहीं होती है। आप करके देखिएगा √3 को। और पाई की वैल्यू, पाई होती है 22/7 ले लेते हैं हम नॉर्मली, लेकिन 7 से 22 को आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो ये नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन हो गई, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। अब नेक्स्ट है इमेजनरी नंबर। हमने देखा ना कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल एंड इमेजनरी। रियल को हमने दो भागों में बांटा था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट है इमेजनरी नंबर। ए नंबर डेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर। जैसे मैं लिखती हूँ √-3। अब ये जो नंबर आया ना √-3, ये एक इमेजनरी नंबर है, क्योंकि जिसमें अंडर रूट में माइनस साइन आ गया वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं। इसमें क्या होता है, -1, जो -1 होता है अंडर रूट -1, इसको आयोडा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडा के लिए आई या कहीं जगह जे भी सिंबल भी काम में लेते हैं और बोलते हैं इसको आयोडा। आई और जे नहीं बोलेंगे, आयोडा। आयोडा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो जिसमें भी आ जाता है अंडर रूट में, अगर कोई टर्म आ जाती है, नेगेटिव टर्म आ जाती है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर्स। देखिए इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे कि HCF और LCM क्या होता है। हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि HCF और LCM क्या है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ द हाईएस्ट फैक्टर विच डिवाइड्स 2 और मोर गिवन नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। मतलब ये दो नंबर के लिए, HCF हमेशा दो नंबर के लिए निकलेगा, दो नंबर दिए हुए होंगे और हमें निकालना होगा इसका HCF। तो HCF क्या होता है, वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 रहता है। तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, HCF ऑफ 14 एंड 21 इज़ 7। तो अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि ये कैसे हुआ, किस तरह से 14 एंड 21 का HCF 7 आया। अपन सिंपल मेथड से कर रहे हैं, फिर यूक्लिड्स फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। अब जैसे 14 एंड 21 दो नंबर्स हैं, इनका आपको निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि HCF निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 14 के पहले फैक्टर निकालेंगे। 14 के फैक्टर होता है 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब 21 के भी फैक्टर्स करेंगे। तो 21 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 21 के फैक्टर आएगा, पहले ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यानी 14 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 7 और 21 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 7।
अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 14 और 21 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7 हाईएस्ट है, दोनों में आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF है वो यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल से इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहूँगी HCF को। अब मैं कोई दूसरे 2 नंबर ले लेते हैं, उसमें भी आपको HCF निकालना है। अब ले लिया हमने, सपोज़ कर लीजिए 16 है एक और दूसरा है 16 और 24, 2 नंबर है सपोज़ कर लीजिए। अब इनका HCF निकालना है तो मैं पहले 16 के फैक्टर करूँगी, तो ये हुआ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 24 के फैक्टर कर लेंगे इधर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसमें जो HCF 16 के पहले हमने फैक्टर लिखेंगे कि 16 के फैक्टर हमारे पास क्या आए, फिर हम HCF निकालेंगे। 16 के फैक्टर आए 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 24 के हमारे फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 3। अब इसमें HCF निकालना है, तो इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर 3 इन दोनों में कॉमन है, इसमें 2 की पावर 4 है लेकिन इसमें 2 की पावर 3 है। तो कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में और हाईएस्ट पावर में हो। तो हाईएस्ट पावर जो कॉमन है वो है 2 की पावर 3। तो इसका HCF क्या हो गया? 2 की पावर 3 यानी 8। तो हम इस तरीके से अभी HCF निकालते आए हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से इस HCF को हम कैलकुलेट करेंगे। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी मैं आपको हाथों हाथ बता देती हूँ, LCM जिसे हम बोलते हैं। LCM क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। LCM क्या है? द LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स। मतलब किन्हीं दिए हुए नंबर का इज़ द का वो सबसे लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर। मतलब जो नंबर दिए हैं उनका वो लीस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर से एग्जैक्टली क्या होता है? डिविजिबल होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक एल्स क्वेश्चन लिया है मैंने, LCM ऑफ 3 and 5 इज़ 15। कैसे हुआ 3 and 5 का LCM? हम LCM कैसे लेते हैं? ऐसे लिख देते हैं 3,5, ऐसे साथ लिख देते हैं। HCF निकालने के तो अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, LCM में हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये किससे जाता है? 3 1 जा 3, 5 में नहीं जाता, 5 को उतार लिया। 5 से किया, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तो आ चुका है, यहाँ हो गया 5 1 जा 5। अब दोनों 1 आ गई तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो LCM हुआ वो क्या हो गया? LCM इज़ 3 इंटू 5 यानी 15। अब जो ये 15 जो नंबर आया ये वो छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। 2 नंबर थे हमारे 3 and 5, तो 15 3 से भी डिविजिबल है, 3 5 जा 15, और 5 से भी डिविजिबल है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका LCM क्या हो गया? 15 हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक नंबर मैंने 14 and 21 लिया था, इसी को ही अगर हम LCM निकालें तो क्या आएगा इसका? 14 और 21 का ये हुआ 2 7 जा 14, 21 नहीं जाता। अब वैसे ये मतलब 3 से जाएगा 21 में, पहले स्मॉलेस्ट से कोशिश करते हैं, 7 को रहने दिया, ये गया 3 7 जा 21। अब 7, तो इसका LCM क्या हो गया? LCM हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 42। तो हमारा LCM आ गया 42। तो जो ये 42 है वो किससे होगा? 14 से भी डिवाइड हो जाएगा और 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 14 3 जा 42 और 21 2 जा 42। तो इस तरीके से हम LCM और HCM निकालते हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके कैसे डिवीज़न निकालना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम इस चैप्टर में हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करके HCF निकालना है। तो मैं पहले आपको इस थ्योरम के बारे में बताती हूँ तथा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे इसके लिए q एंड r, और वो ऐसे सेटिस्फाई करेंगे कि a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर।
यहाँ पे r जो है उसकी वैल्यू क्या है, b से कम है, r इज़ लेस देन b बट r इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। r जो है, r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, बट इसकी वैल्यू b से क्या होती है, कम होती है। अब ये चीज़ क्या होती है मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, r का मतलब q होता है क्वेश्चन, r होता है रिमाइंडर। तो हमने ये देखा है क्वेश्चंस के बीच में, अब मैं जैसे इसको ऐसे समझाती हूँ। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जैसे अपन 2 से डिवाइड करते हैं 15 को, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, डिवीज़र। जो डिवाइड करता है वो चीज़ क्या कहलाती है, डिवीज़र कहलाती है, ये हम पढ़ेंगे। और ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड हो गया। और यहाँ जो आएगा, अब जैसे अपने का 15 2 को डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 15 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14 और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जितनी बार भाग गया वो पार्ट क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है, ये आप सब जानते हैं। और भाग देने के बाद जो बचा वो अपना क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अब 1 में जाएगा नहीं इसका, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिमाइंडर। ये हमको पता है। ये चीज़ जिससे भाग दे रहे हैं वो डिवीज़र कहलाता है, जिसमें दे रहे हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और जो डिवाइड करने पे आया वो क्वेश्चन कहलाएगा, और नीचे जो बचा वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो हमने एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब डिवाइड करते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में। तो इनका रिलेशन हमको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या इसमें भी ये जो हमने भी एग्जांपल लिया, इसमें भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, हम इसको चेक करें कि अगर हम लेते हैं डिविडेंड जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या था, 15 था। 15 बराबर है क्या, डिवीज़र 2 डिवीज़र है, क्वोशिएंट अपने क्या है, 7 है, और प्लस रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो हम इसको सॉल्व करें तो 7 2 जा 14 प्लस 1 तो 15 ही आएगा। यानी ये चीज़ ट्रू है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब यही चीज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा में है। हमने लिखा कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, क्या लिखा था हमने इसके लिए, a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हैं। अब इसमें 2 और यूनिक इंटीजर आ जाते हैं, q एंड r 2 यूनिक इंटीजर आते हैं, और वो क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब b q क्या है, क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है, a डिविडेंड है जिसमें भाग दिया, और b क्या है, हमारा डिवीज़र है। ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। कब तक होता रहेगा ये डिवीज़न, कब तक चलता जाएगा, जब तक कि ये रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिवीज़न है ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नहीं तो ये डिवीज़न चलता रहता है, किस किस के बीच में, b और r के बीच में। अब क्या कंडीशन देखी कि r या 0 हो जाए तब तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर r की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और r की वैल्यू क्या है, b से कम है, 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको इसके स्टेप्स में आपको बताती हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को किस तरीके से क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। तो इसका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड, कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो है टू ऑब्टेन द, किस लिए काम आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने a और b की जगह में इस एग्जांपल में मान लिया कि c और d 2 पॉजिटिव इंटीजर है, c इज़ ग्रेटर देन d, c की वैल्यू ज़्यादा है d से, तो स्टेप क्या होगी, d से डिवाइड करेंगे c को, जो छोटा नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू c एंड d के बीच में डिवीज़न वाली एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब किससे करेंगे, स्मॉल नंबर्स से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। या तो c ग्रेटर देन d माना है तो हम d से c को डिवाइड करेंगे।
सो वी फाइंड होल नंबर्स। इससे मेरे पास 2 नंबर आ जाएंगे, Q इज़ क्वेश्चन एंड R इज़ रिमाइंडर। वो नंबर इस तरह से होंगे कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। क्या था ये रिलेशन? यहाँ पे तो आ जाता है डिविडेंड, तो C बड़ा नंबर था तो इसमें भाग दिया तो वो डिविडेंड हो गया। किससे दिया? D से दिया। D क्या हो गया? डिविज़र। Q क्या हो गया? क्वेश्चन। R क्या हो गया? रिमाइंडर। और कंडीशन वही हो गई कि रिमाइंडर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन इसकी वैल्यू D से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए हमेशा। इफ़, तो सेकेंड स्टेप क्या कहती है डिवीज़न के लिए? इफ़ R इज़ 0, अगर R की वैल्यू 0 आ गई तो जो हमारा D आया वो HCF हो जाएगा C और D के बीच में। अगर R की वैल्यू 0 है तो D हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा इन C और D के बीच में। अब दूसरा केस इसी में यह है कि अगर R 0 के बराबर नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो डिवीज़न लेमा को D और R के बीच में अप्लाई करेंगे। अब किसके बीच में ये अप्लाई होगा? इस D और R के बीच में इसको वापस से अप्लाई करेंगे। और R छोटा है D से, तो R से D को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। ये प्रोसेस कब तक करते रहते हैं? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। द डिविज़र, और जिस वैल्यू के लिए रिमाइंडर 0 आता है, जिस डिविज़र के लिए रिमाइंडर 0 आता है, वो डिविज़र क्या कहलाता है? उन 2 नंबर का HCF कहलाता है। तो द डिविज़र एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो वो डिविज़र क्या कहलाता है? उसका HCF कहलाता है उन 2 नंबर का। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। इसको यूज़ लेके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़िए, उससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।